हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है आज की शाम वाली क्लास में। आज की शाम की क्लास के अंदर हम घरेलू हिंसा के विषय पे एक छोटी चर्चा करने वाले हैं। घरेलू हिंसा पे हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? दरअसल यह हमारे एक करंट अफेयर का टॉपिक है। थोड़ा सा एक सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना एक जो डिसीजन दिया है उसकी स्टेटमेंट आई है, तो इसलिए आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे घरेलू हिंसा के बारे में। लेकिन समझने वाली बात यह है कि घरेलू हिंसा क्या है, क्यों होती है। पहले हम थोड़ी सी बात इसके ऊपर कर लेते हैं। तो घरेलू हिंसा एक ऐसी घटना है जो घटना हम लोग अपने शहर के अखबार में पढ़ते रहते हैं। यह चीज़ें हमेशा ही खबरों के अंदर चर्चा का विषय बना रहता है। केवल इतना ही नहीं, ऐसी घटना हम अपने क्षेत्र में, अपने ब्लॉक में, अपने गली में तक देखते हैं। लेकिन यह सब देखने के बावजूद हम चुप रहते हैं कि और हम यह सोचते हैं कि यार हमें क्या मतलब है, यह उसके घर का मामला है। केवल इतना ही नहीं, यह मामले कई बार हम अपने घर में भी देखते हैं, पर उसके बावजूद हम कई बार चुप रहते हैं। और अगर हम घरेलू हिंसा की बात करें तो महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में घरेलू हिंसा का बहुत बड़ा योगदान है। और घरेलू हिंसा की वजह से ही हमारे देश में कहीं ना कहीं महिलाओं आज भी पिछड़ा माना जाता है और वह बहुत सारे क्षेत्रों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाती। इस प्रकार की घटनाएं तो अमूमन चलती ही रहती है। चलिए आज की क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि दरअसल मामला क्या है और ये आज की क्लास में हम यह समझ क्यों रहे हैं। पिछले दिनों एक घटना दिल्ली में ही हुई। दिल्ली का ही पूरा विषय है। दिल्ली के अंदर एक क्षेत्र है, आपने नाम सुना होगा न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का। वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे एक व्यक्ति की शादी हुई थी। तो उसका घर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में था। शादी होने के कुछ सालों के बाद ही आपस में दोनों में हस्बैंड वाइफ के अंदर अनबन शुरू हो गई। कहते हैं कि जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ तो आवाज़ होती ही है। खैर, पर सभी लोग प्रयास करते हैं कि ऐसी स्थिति में वह सभी अपने पारिवारिक विषयों को, मामलों को सुलझा लें और अपने जो उनका शादीशुदा जीवन है उसको सुचारू रूप से चलाते रहें। पर कई बार ऐसा होता है कि वह जीवन सही से नहीं चल पाता और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। तो इस प्रकार की घटना न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वाले क्षेत्र में रहने वाले जो परिवार था उसके साथ भी हुई। वहाँ पे हस्बैंड वाइफ अपने सास ससुर के साथ में रहते थे। हस्बैंड वाइफ का एक लड़का और था। हस्बैंड वाइफ के बीच में अनबन हुई, मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया और मामला बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं बात तलाक तक पहुंच गई। तलाक तक जब बात पहुंची, उसके बाद उसके ससुर के द्वारा, यानी कि जो बहू थी, लेडीज है, उसके ससुर के द्वारा यह कहा गया कि आप हमारा घर खाली कर दीजिए, यह हमारा घर है और आप अपने घर चले जाइए। ऐसा जो वाक्य होता है, यह वाक्य हम आमतौर पर सुनते रहते हैं। तो उस प्रकार के वाक्य उससे भी कहेगा और कहा गया कि आप अपने घर जाइए और यह घर हमारा है। लड़की ने साफ मना कर दिया। लड़की ने कहा कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, यह मेरा भी घर है। उसके बाद जो उसका ससुर था उसने अपने जो क्षेत्रीय कोर्ट होते हैं उसके अंदर जाकर के याचिका दायर की और याचिका लगाने के बाद जो वहाँ का छोटा न्यायालय होता है, जिला न्यायालय होता है, उस जिला न्यायालय के अंदर यह फैसला दिया गया कि जो फीमेल है उस फीमेल को घर छोड़ के जाना होगा क्योंकि घर वालों की यह मर्जी है। लेकिन उसके बाद स्थिति कुछ बदली। बीच में हाई कोर्ट आया। हाई कोर्ट ने बीच में आने के बाद जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था उसको यह कहा कि आप इस फैसले में पुनर्विचार करें, आपके द्वारा लिया गया फैसला पूरी तरह से गलत है। और जब हाई कोर्ट की बात बीच में आ गई तो फिर उसके बाद जो वह व्यक्ति थे और जो वो परिवार था, वह परिवार इस विषय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में उसने यह याचिका लगाई कि वह लड़की घर खाली नहीं कर रही है, पर हम चाहते हैं कि वह घर खाली करे क्योंकि वह घर हमारा घर है। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जब यह मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की जांच की और मामले की जांच करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बहुत सारी अलग अलग स्टेटमेंट्स जारी की। तो आज की क्लास के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट की उन सभी स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा सा हम महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उसके संरक्षण के लिए एक अधिनियम बनाया गया था सन 2006 में, सन 2005 में बनाया गया था। सन 2006 से वह अधिनियम पूरी तरह से लागू हो गया था। इस अधिनियम के ऊपर भी आज हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे जिससे आप इस विषय से जुड़ी हुई और इस अधिनियम से जुड़ी हुई काफ़ी सारी बातों को समझ सकें। और यदि आपके जीवन में कभी किस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो आप उसको लेकर के आवाज़ उठा सकें, ज़रूरी भी है। क्योंकि कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि किसी व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह अपने शादीशुदा जीवन के अंदर अपने साथी के ऊपर या परिवार में किसी के ऊपर भी इस प्रकार के अत्याचार करे, उसका शोषण करे। तो इस प्रकार के अधिकार ना तो संविधान के द्वारा किसी व्यक्ति को दिए गए हैं और ना ही कभी प्रकृति के द्वारा किसी व्यक्ति को दिए गए हैं। चलिए थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के जिस प्रकार के स्टेटमेंट थे उसको समझ लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले समाज को लेकर के बात की। सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि
कोई भी समाज कभी भी विकसित नहीं हो सकता जब तक कि वह महिलाओं के विषय में ना सोचे, यानी कि कोई भी समाज जब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक कि वह महिलाओं के अधिकारों की रक्षा ना करे और महिलाओं के विकास के लिए काम ना करे, उनको विकसित होने के अवसर उपलब्ध ना कराएं। यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार हम देखते हैं मोटरसाइकिल जो होती है, बाइक कहते हैं इसे, वह दो पहियों पे ही चलती है, तो दो पहियों की स्थिति में यह माना जाता है कि उन दोनों पहियों का साथ होना ज़रूरी है। इस प्रकार ही जीवन चलती है। तो हमारे जो समाज है, समाज के जो मुख्य दो लिंग हैं, दो जेंडर है, वह पुरुष और स्त्री हैं, तो दोनों का साथ में होना और दोनों का मेल मिलाप के साथ चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्टेटमेंट दे करके यह बताया कि कोई भी समाज विकास नहीं कर सकता तब तक कि वह महिलाओं के अधिकारों की रक्षा ना करे और महिलाओं को विकास करने के लिए अवसर ना प्रदान करे, उनको बढ़ावा ना दे। तो यह स्टेटमेंट जारी की है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक यहाँ पर स्टेटमेंट यह भी जारी की कि जो एक महिला होती है, वह महिला कहीं ना कहीं अपने आप को यह समझती है कि वह शोषित होने के लिए ही पैदा हुई, यानी कि उसका जो जन्म है, उसका जन्म शोषण के लिए ही किया गया है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ यह बताया है कि शुरुआत से ही जो एक महिला होती है, वह एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में, उसके बाद एक बीवी के रूप में, एक माँ के रूप में, या एक महिला होने के रूप में ही अलग अलग जगहों पे उसका शोषण किया जाता है, और अलग अलग जगह पर शोषण होने की वजह से अंततः वह इस बात को अपना भाग्य मान लेती है और इसके साथ ही जीना शुरू कर देती है, जीने लगती है, और कोई भी परिवर्तन करने के लिए इसमें नहीं समझती। केवल इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ यह भी बताया कि जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स को लेकर के यहाँ पर बहुत सारी विवाद उठ रहे थे, तो बहुत सारे विवादों पर भी चर्चा की गई। तो यह सभी जो बातें ली गई, डिसीजन आए, यह 3 जजों की एक बैठक में लिया गया। जिन जजों 3 जजों की एक पीठ थी, उसके जो अध्यक्ष थे वह अशोक भूषण थे। तो मुख्य जज थे अशोक भूषण, इसके अलावा जो जज थे वह थे जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम.आर. शाह। तो इन 3 जजों की पीठ के अंदर यह सारे फैसले लिए गए और आगे की बातों को बताया गया। चलिए आगे समझते थोड़ा सा। और यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारी बातें ऐसी कि हम समझते हैं कि जो मुख्य बात थी, मुख्य वजह क्या थी कि लड़की घर खाली नहीं कर रही थी। तो कहीं ना कहीं जो उसका सास ससुर थे, उसका हस्बैंड था, वह उससे घर खाली कराना चाहते थे। मैं आपको ये बात और बताता हूँ इस बारे में कि वह जो हस्बैंड था उस लड़की का, उस हस्बैंड ने केवल इतना ही नहीं, उसने यह कहा कि ये जो लड़की है, इसका मेरी किसी संपत्ति के अंदर किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, और यह घर मेरा है, इस घर को मैं, ये संपत्ति है, यह मैंने खुद इकट्ठी करी है। केवल इतना ही नहीं, उसने इतना तक कहा था कि उसका स्टेटमेंट दर्ज है, उसने यहाँ तक कहा है कि केवल इसका ही नहीं बल्कि जो उसका लड़का है, उसका जो पुत्र है, उसके पुत्र का भी उसकी संपत्ति के अंदर किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। यह स्टेटमेंट भी उसने दी है। तो इस प्रकार के विषयों को लेकर के मामला शुरू किया गया, घर को लेकर के बात चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर भी अपनी स्टेटमेंट दी। सुप्रीम कोर्ट ने साझा घर यानी कि शेयर्ड हाउस होल्ड को लेकर के स्टेटमेंट जारी करी। पहले मैं आपको बताता हूँ, शेयर हाउस होल्ड के ऊपर सन 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी अपना एक फैसला दे रखा है। तो जब उस समय शेयर हाउस होल्ड के ऊपर सन 2006 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उस समय 2 जजों की एक पीठ ने यह फैसला दिया था, और उस समय यह जो फैसला आया था उसमें यह बताया गया था कि शेयर हाउस होल्ड का मतलब क्या है, यानी कि जो यह अधिनियम है इसके अंदर साझा घर शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उसको परिभाषित करने का काम सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सन 2006 में साझा घर को इस प्रकार परिभाषित किया और यह बताया कि साझा घर का मतलब वह घर होता है जहां पर या तो पति का कोई हिस्सा है या वह घर पति के घर वालों के द्वारा लिया गया, यानी कि सास ससुर तक उस दायरे को सीमित कर दिया गया। सास ससुर का घर है तो भी वह उस लड़की का घर माना जाएगा, या उसके हस्बैंड का है या उसका हस्बैंड उस घर का रेंट देता है, तो ऐसी स्थिति में भी वह घर उसका घर माना जाएगा। यह साझा घर की परिभाषा थी। लेकिन अब सन 2020 के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये अलग स्टेटमेंट दी है और पिछले वाले स्टेटमेंट को पूरी तरह से बदल दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि साझा घर का मतलब क्या है। साझा घर का मतलब केवल सास ससुर तक ही सीमित नहीं है, यानी कि आप सास ससुर में ही नहीं रहेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि साझा घर का मतलब हर उस घर से है जो घर उसके पति से जुड़े हुए रिश्तेदारों का है, और जहां पर किसी भी संबंध की वजह से उस लड़की ने कभी भी समय बिताया हो। यानी कि इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे यह स्टेटमेंट क्लियर कर दिया कि ऐसी स्थिति में अगर कभी भी विवाद उत्पन्न होता है तो वह जो लड़की है उस लड़की को वहां पर निवास का अधिकार है, और निवास का अधिकार कहाँ पर है, साझा घर के अंदर। यहाँ साझा घर का मतलब अब सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया है कि वह अपने सास ससुर के घर में रह सकती है, अपने ननद के घर में रह सकती है, अपने जेठ जेठानी घर में रह सकती है, अपने देवर के घर में रह सकती है। इस प्रकार के जितने भी संबंध है, जो भी इसके सगे संबंधी हैं, इस प्रकार के लोगों के घर में वह रह सकती है। इस प्रकार का जो यह अधिकार है यह निवास का अधिकार कहलाता है। यह अधिनियम 2005 की धारा 17 और 18 में व्याख्यात किया गया है। जो यह धारा 17 है, इसकी धारा 17 यह कहती है कि जो कन्या होगी, जो लड़की होगी, उसको निवास का अधिकार होगा। वो भी निवास का अधिकार कहाँ होगा, साझे घर में होगा। और केवल इतना ही नहीं, अगर ऐसी स्थिति में कभी कोई परेशानी उत्पन्न होती है तो उस स्थिति में न्यायालय को बीच में आना पड़ेगा और उस लड़की को उसके अधिकार दिलवाने पड़ेंगे।
इसके लेकर के न्यायालय कभी भी आदेश जारी कर सकता है ऐसी स्थितियों के अंदर। थोड़ी सी बात साझा घर को लेकर के भी की गई थी। साझा घर को बता चुका हूँ कि साझा घर को अब सन 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग तरीके से परिभाषित कर दिया है, नई व्यवस्था दे दी है इसके लिए। तो यह साझा घर की जो बात है यह अधिनियम की धारा 2S में बताई गई है। तो धारा थोड़ी बहुत याद रखिएगा, परीक्षा में आपसे पूछ सकता है। तो धारा 2S यह कहती है, साझा घर के बारे में कहती है। अब साझा घर की परिभाषा बदल गई है। यहाँ पे जितने भी संबंधी होंगे उसके हस्बैंड से जुड़े हुए या और उनके घर पे कभी भी महिला किसी भी रिश्ते की वजह से रही होगी तो ऐसी स्थिति में वह घर भी साझा घर में ही गिना जाएगा और वह वहां जाकर के भी रह सकती है और उसको घर से नहीं निकाला जाएगा। इस प्रकार के स्टेटमेंट में पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ क्लियर कर दिए। तो यह मुख्य बातें सामने देखने को आई। तो धारा याद रखिएगा, धारा 2S और धारा 17 और 18 देखने को यहाँ मिल रही है। तो इस प्रकार के जुड़े हुए जो बातें थी वह सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से कल स्पष्ट कर दी है। कल अपनी पूरी स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने जारी करने के बाद इस मामले को पूरी तरह से निपटा दिया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया है कि महिलाओं को निवास का अधिकार है। यदि आप महिला को घर से निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आप केवल न्यायिक प्रक्रिया अपना सकते हैं, विधिक प्रक्रिया अपना सकते हैं, लेकिन कभी भी आप इस पे खुद सभी फैसले नहीं लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप उसको जबरदस्ती बाहर निकालें, यह कहीं ना कहीं शोषण के तहत लिया जाएगा और उसमें व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो इस प्रकार की व्यवस्था दे दी है। जस्टिस कौन कौन से? जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी एंड जस्टिस MR शाह। इन 3 जजेस की वजह से यह फैसला सामने देखने को मिल रहा है। तो यह कुछ मुख्य बातें थी जो इस कोर्ट से इस केस से जुड़ी हुई थी। यह केस सामने देखने को मिला था जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं अपने पिछले जजमेंट्स को रिव्यू किया और उनको बदल दिया और अब पूरी तरह से नई नई यह व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं जो कोर्ट के द्वारा दी गई हैं। यह बात तो यहाँ तक की हो गई। चलिए अब थोड़ा आगे समझते हैं कि सन 2005 का जो यह अधिनियम है इसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया और यह बताया कि सन 2005 में जब यह अधिनियम लाया गया था तो उस समय इसको बताया गया था, जजिस ने यह कहा है कि सन 2005 में आया हुआ यह अधिनियम महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए और महिलाओं के विकास के लिए मील का पत्थर है, क्योंकि इसमें महिलाओं के अधिकार जुड़े हुए बहुत सारी बातें कही गई हैं, बहुत सारे उनको अधिकार दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं यह मील का पत्थर माना जाता है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट यहाँ कर दिया अपने जजमेंट के अंदर। थोड़ा सा घरेलू हिंसा को समझ लेते हैं अब आगे चल करके। घरेलू हिंसा दरअसल होती क्या है यह समझने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग जाने अनजाने बहुत सारे काम करते तो हैं लेकिन वह सोचते हैं कि शायद ये काम घरेलू हिंसा में आता नहीं। तो आज हम घरेलू हिंसा के अंदर क्या क्या आता है इसके ऊपर थोड़े से इसको खोल के अच्छे से चर्चा करते हैं इसके। तो घरेलू हिंसा का मतलब क्या होता है? तो घरेलू हिंसा मतलब होता है कि घरेलू दायरे में की गई हिंसा है। केवल ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि घर के अंदर हिंसा की गई, यानी घरेलू दायरे का मतलब है कि घर के लोगों के द्वारा, जो आपके परिवार के लोग हैं, आपके जो घर के सदस्य हैं, वह सभी लोग कभी भी किसी महिला के ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार करेंगे, उसका शोषण करेंगे तो इस प्रकार की जो हिंसा होगी यह घरेलू हिंसा के दायरे में रखी जाएगी। अब घरेलू हिंसा किस प्रकार की होगी समझते हैं। घरेलू हिंसा का मुख्य प्रकार हम शारीरिक देखते हैं। इनको बहुत सारे घरेलू हिंसा क्यों की जाती है यह भी सोचने वाली बात है। तो घरेलू हिंसा महिलाओं के साथ अमूमन होती है, देखने को मिलती रहती है। इसका मुख्य रीजन क्या क्या हो सकते हैं? देखो इसके मुख्य रीजन होते हैं दहेज। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी जो उनकी बहू होती है, जो डॉटर इन लॉ होती है, उसको दहेज की वजह से प्रताड़ित करते हैं। बहुत सारी जगह यह भी देखने को मिला है कि अगर कोई लड़की किसी लड़के को जन्म नहीं देती है तो ऐसी स्थिति में भी उसका बहिष्कार किया जाता है और उसको परेशान किया जाता है कि वह एक लड़के को जन्म दे। और इसके अलावा साथ ही क्या होता है कि कई बार उसके मायके से पैसे मंगाने के लिए उसे परेशान किया जाता है। कई स्थितियां यह भी देखने को मिली है कि अगर कोई लड़की कहीं जॉब कर रही होती है तो उससे जॉब को छोड़ने के लिए या जॉब ना करने के लिए उस पर लगातार दबाव बनाया जाता है। तो यह भी हिंसा के क्षेत्र में ही आता है। इसके अलावा बहुत सारे अन्य को मामले भी होते हैं, रीजन होते हैं जिसकी वजह से घरेलू हिंसा देखने को मिलती है। चलिए थोड़ा समझते हैं शारीरिक में क्या आता है। शारीरिक घरेलू हिंसा के अंदर उन चीज़ों को लिया जाता है जिससे उसके शरीर पर नुकसान होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों के तहत मारपीट करते हैं, उसके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, देह को चोट पहुंचाते हैं। तो इसको घरेलू हिंसा की शारीरिक श्रेणी में रखा जाता है। दूसरी श्रेणी मानसिक है। मानसिक श्रेणी के अंदर टॉर्चर करना होता है। मानसिक श्रेणी के अंदर हम मानसिक, मौखिक और भावनात्मक तीनों को एक साथ समझते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, जब कभी भी परिवार का कोई सदस्य है या भी कोई संबंधी होता है तो वह क्या करता है, वह कभी भी उसको गाली दे, उसको गाली देना, अपशब्द कहना, उसका अपमान करना या किसी बात को लेकर के बार बार उसको बोलते रहना, यदि किस प्रकार का कभी भी कोई काम होगा तो यह मानसिक घरेलू हिंसा के तहत गिना जाता है। यह मौखिक या भावनात्मक की श्रेणी में भी इसको रखा जाता है। इसके अलावा यौन शोषण करना, बहुत बार ऐसा भी होता है कि घरेलू हिंसा के तहत यौन शोषण भी होता है। यौन शोषण की स्थिति में जबरदस्ती से बनाए गए संबंध, बलात्कार वगैरह इस कैटेगरी में रखे जाते हैं, जिनको घरेलू हिंसा की इस कैटेगरी में गिना जाता है और उसके खिलाफ बहुत सारे प्रावधान भी किए गए। इसके अलावा आर्थिक भी इसके अंदर आता है। आर्थिक का मतलब यह है कि
जब कभी भी कोई हस्बैंड शादी करता है तो कहीं ना कहीं कानून यह मानता है कि उसकी अब जीवन संचालन का और जो बच्चे हैं उनके जीवन संचालन की जो व्यवस्था है वह पुरुष के ऊपर आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर वह उनको उस चीज़ों के संसाधनों को एकत्रित करने के लिए पैसे नहीं देता, पर्याप्त धन नहीं देता, या उनको परेशान करता है, या महिला की कोई संपत्ति है वह संपत्ति वो जब्त कर लेता है और उस पर अपना अधिकार जमाता है, ऐसी स्थिति में इसे घरेलू हिंसा की आर्थिक श्रेणी के तहत रखा जाता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे मामले जो होते हैं, यह मामले हम आमतौर पर देखते रहते हैं, देखने को मिलते रहते हैं, अखबारों में भी आते रहते हैं, इस प्रकार की बहुत सारी चीजें आती है। केवल इतना ही नहीं, बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जहां पर केवल लड़की का ही शोषण नहीं किया जाता, बल्कि जो लड़की होती है उसके पूरे परिवार यानी कि माता पिता भाई बहन जो होते हैं उन सब तक बात पहुंचती है, उन लोगों को भी परेशान किया जाता है, उनका भी शोषण किया जाता है। तो जिसके संरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अब नई व्यवस्था दे दी है, और इस नई व्यवस्था का मतलब यह है कि कोई भी लड़का अपनी वाइफ को किसी भी आधार पर घर से बाहर निकाल ही नहीं सकता है। और यदि ऐसा कोई व्यवस्था देखने को मिलती है तो कानूनी प्रक्रिया को अपनाया जा सकती है। अब कानूनी प्रक्रिया जब अपनाई जाएगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा यह भी समझ लेते हैं। जब कभी भी कोई मामला आगे दर्ज होगा तो ऐसी स्थिति में लड़की को बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं। लड़की को बहुत सारे अधिकार कैसे मिलते हैं? लड़की चाहे तो वहां पर उसके बाद अपने रक्षा के लिए बहुत सारी याचिका लगाती है, तो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। उसको लेकर के लड़की कोर्ट से फ्री में लीगल सर्विसेज ले सकती है, यानी कि फ्री में उसको सभी लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। उसको फ्री में सरकारी तरफ से सरकारी वकील दिया जाएगा, सरकार उसकी पूरी कार्यवाही को संभालेगी और कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द न्याय उसको दिया जा सके। केवल इतना ही नहीं, अगर यदि ऐसा होता है कि लड़की को अपने जो सगे संबंधी जान का खतरा भी है, तो ऐसी स्थिति में कई बार क्या होता है कि जब मामले सिद्ध हो जाते हैं तो मामले सिद्ध होने की स्थिति में उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, जिससे कि वह किसी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचा सके और पूरे मामले को आगे बढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार की बहुत सारी जो सुविधाएं हैं, कई सुविधाएं जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि फ्री लीगल सर्विसेज हो गया और सिक्योरिटी को लेकर के हो गया, तो यह सभी जो चीजें हैं वह फीमेल को प्रोवाइड कर दी जाती है, जिससे कि उसके जो जीवन है उसकी रक्षा बनी रहे। साथ ही साथ इस प्रकार जो घरेलू शोषण है हम उसको बात भी कर चुके हैं। घरेलू हिंसा बहुत सारी होती है, जिससे बहुत इसको अगर हम नॉर्मली यह समझें तो वह कह सकते हैं कि जिससे शरीर को चोट पहुंचे, उसके किसी अंग को नुकसान हो, उसके मस्तिष्क को नुकसान हो, और यदि वह किसी तरह से परेशान हो, उसको उसके संसाधन ना दिए जाए, खाना ना दिए जाए। इसके अलावा अगर कभी कोई व्यक्ति जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, इसके मतलब गाली देता है या कोई काम जबरदस्ती करवाने की कोशिश करता है, केवल इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को धमकी देते हुए इससे कोई जबरदस्ती काम करवाता है, यानी कि व्यक्ति यह कहता है कि तुम यह नहीं करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा, तो यदि व्यक्ति इस प्रकार का काम भी करता है तो उसको भी घरेलू हिंसा की श्रेणी में ही रखा जाता है, और जिसके लिए सरकार ने सभी प्रावधान क्या है अधिनियम 2005 में किए गए। आज की क्लास को अब यहीं विराम देते हैं। आज की क्लास के अंदर हमने घरेलू हिंसा से जुड़े बहुत सारे मामले समझे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो नया केस था और केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार के स्टेटमेंट्स दिए हैं, उन सभी स्टेटमेंट्स को भी हमने अच्छे से समझ लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे जुड़े हुए जो भी प्रावधान थे ये भी अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने इनसे जुड़ी हुई चीज़ों को जाना होगा। बाकी इससे जुड़ी हुई कोई और चीज़ें होंगी या कोई और मामला आने वाले समय में आता है तो उसको हम अपनी क्लास में ज़रूर डिस्कस करेंगे, जिससे कि हम करेंट अफेयर के साथ साथ जो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं उनसे भी परिचित रह सकें और सब जरूरत पड़ने पे अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें। तो आज की इस वीडियो को बाकी आप लाइक करें, बाकी लोगों तक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड बाकी हमारे चैनल पर बने रहें इस प्रकार की वीडियोज़ के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।